आज हम लोग पढ़ेंगे एजुटेरिया का BSSCGL के लिए वॉल्यूम 1 का टेस्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो भारतीय संविधान में जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका है, इसकी बात करते हैं हम। तो ये है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो हम देखते हैं क्या कि डायरकी इन द सेंटर जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1935 में लाया गया था इसको। डायरकी इन द सेंटर की बात करें हम, अगर केंद्र में द्वैध शासन कहा जाता है इसको। इसमें होता क्या, ये क्या बात है, केंद्र में द्वैध शासन क्या है? ये डायरकी इन द सेंटर कहने का मतलब क्या हो गया कि अब क्या किया गया कि पावर्स को जो है डिवाइड कर दिया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। मतलब एक ही जगह पर दोहरा रूल चलेगा। कैसे चलेगा? तो एक ही जगह है, मान लीजिए कोई स्टेट है, वहाँ पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना रूल बना सकती है। तो इसी को द्वैध शासन कहा गया। तो अब हम बात करते हैं इस द्वैध शासन के अंदर। तो इसमें क्या होता है ये अब हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, तीन लिस्ट होता है। एक ही राज्य है, उसमें रूल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। यही है द्वैध शासन, डायरकी इन द सेंटर। स्टेट लिस्ट में अभी प्रेजेंट में जो है 66 सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची, इसमें है 52 सब्जेक्ट और केंद्र सूची में जो है 100 सब्जेक्ट है। याद रखने के लिए बहुत आसान है। केंद्र में के पास 100% है तो केंद्र के पास 100% पावर, मतलब 100 सब्जेक्ट। समवर्ती सूची में है 52 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट जो है आपका राज्य सूची, इसमें है 61 सब्जेक्ट। पहले जो था शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय में क्या था, स्टेट में था 66 और समवर्ती में था 47। लेकिन क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, स्टेट को थोड़ा सा कमज़ोर बनाया गया। कैसे कि स्टेट का जो पावर था, 5 पावर जो है स्टेट में से निकाल के ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ, समवर्ती सूची में। किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। पहले जो सब्जेक्ट था 66, जब 5 निकल गया तो ये बच गया 61 और ये जो था 47, इसमें 5 जुड़ गया, ये हो गया 52। और पहले था सेंटर का 97, ये हो गया 100। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है क्या कि 101वां संविधान संशोधन करके GST को लाया गया था 2018 में। आगे देखते हैं हम लोग। ये चीज़ क्या, एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या कि ये जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए इसमें जो 5 सब्जेक्ट को लिया गया था वो 5 सब्जेक्ट क्या था? तो ये जो 5 सब्जेक्ट लिया गया इसमें था जंगल, जंगली पशु पक्षी, शिक्षा, नापतोल और न्याय। ये 5 चीज़ को इसमें डाला गया था। जंगल, जंगली पशु पक्षी, शिक्षा, नापतोल और न्याय। इसमें जो कंकरेंट लिस्ट जो था समवर्ती सूची, इसमें केवल यही 5 सब्जेक्ट नहीं है, और भी है। क्या? जैसे शादी, गोद लेना, नियोजन और बिजली। नियोजन का काम हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो ये समवर्ती सूची का ये सब्जेक्ट था। ये 5 तो लिया गया था, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र किया गया सब्जेक्ट था और ये तो था ही। तो ये सब सब्जेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि स्टेट लिस्ट जो है, ये स्टेट लिस्ट जो होता है इसमें क्या है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है जो हमको समझना है वो क्या, कृषि है, पुलिस है, स्वास्थ्य, जमीन और टोल, ये आता है स्टेट लिस्ट में। कृषि का के लिए क्या होगा, स्टेट में आएगा। पुलिस, स्वास्थ्य, जमीन, टोल, ये सब कहाँ आएगा? ये सब स्टेट लिस्ट में आएगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 246 क्या कहता है। आर्टिकल 246 के बारे में हम बात करते हैं कि अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका आर्टिकल 246 कहता है 7वीं अनुसूची के बारे में। कहता है कि ये जो हम पढ़े अभी 3 लिस्ट जो पढ़े हैं वो 7वीं अनुसूची में है। और ये कौन सा आर्टिकल में है? 246। आपसे पूछा जा सकता है 7वीं अनुसूची के बारे में किस आर्टिकल में है? 246 में है। और ये जो लिस्ट है वो किस सूची में है? तो 7वीं सूची में है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 246 में 7वीं सूची में है। इसके बाद है 248। 248 में क्या लिखा है कि रेजिडुअल सब्जेक्ट जो होगा, अवशिष्ट शक्ति जो होगा वो सेंटर के पास में होगा।
अवशिष्ट शक्ति का मतलब हुआ कि हम मान लीजिए कोई टॉपिक्स जो था उसको हम सिलेक्ट कर करके लिख दिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और ये समवर्ती सूची में है जो कि दोनों में से दोनों बना सकता है। लेकिन ये जो रेजिडुअल सब्जेक्ट है, मतलब उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा आ गया जिस पर कानून बनाने की जरूरत पड़ी, तो ये कहलाएगा रेजिडुअल सब्जेक्ट। अवशिष्ट शक्ति जो होगा वो किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा, सेंटर के पास। तो केंद्र सरकार को पावर होगा उस पर बनाने का। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो कि लिस्ट में नहीं है, तो उस पर कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 248 में लिखा है। आर्टिकल 249 में क्या लिखा है कि स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सेंटर को स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो गया कि रेजिडुअल पावर कहाँ दे दिया गया? सेंटर को दे दिया गया। उसके बाद क्या है, 249 में कहता है क्या कि स्टेट लिस्ट पर भी सब्जेक्ट बना सकता है सेंटर, अगर वो लोक हित में हो तो। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई ऐसा चीज़ है तो उस पर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होते हुए भी सेंटर उस पर अपना नियम कानून बना सकती है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या है? इसमें भी सेंटर बना सकती है स्टेट लिस्ट पर इमरजेंसी के केस में। तो हम देखें, अगर लोकहित का कोई बात होगा तो भी सेंटर बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। इमरजेंसी का कोई बात होगा तो भी सेंटर बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। और 254 में क्या है? विवाद। अगर मान लीजिए सेंटर और स्टेट में अगर कोई विवादित कोई बात आ जाता है, मान लीजिए जैसे समवर्ती सूची हो गया, उसमें अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जो कि सेंटर और स्टेट में विवादित है, या कोई राज्य सूची में ये सब कंडीशन में अगर बना दिया गया लॉ, तो कभी भी अगर सेंटर राज्य में विवाद होगा तो विजेता कौन होगा? सेंटर। मतलब सेंटर जो लॉ बनाएगा वो ज़्यादा वैलिड होगा। जैसे इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा वैलिड माना जाता है। इंग्लिश को क्वेश्चंस में, जैसे हम अगर इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज की बात करें तो वैलिड ज़्यादा कौन होगा? इंग्लिश। उसी तरह से जब विवाद की स्थिति आएगी कि सेंटर का लॉ ये बता रहा है और स्टेट का लॉ ये बता रहा है, तो उस समय में सेंटर का लॉ जीत जाएगा। ये कहाँ लिखा है? 254 में। इमरजेंसी के केस में सेंटर बना सकता है स्टेट लिस्ट पर भी। लॉ जो है स्टेट लिस्ट का है, लेकिन वो सेंटर भी बना सकता है। कब? जब इमरजेंसी का सब केस हो। और इसमें क्या है कि ये इमरजेंसी के केस में तो बना सकता है, 250 में लिखा है। और जब लोकहित की बात आएगी तो भी बना सकता है, ये 249 में लिखा है। 254 में है विवाद का, जब केस आएगा तो उसमें सेंटर का वैलिड होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हम देखें सेंटर में, केंद्र में द्वैध शासन, लेकिन अगर प्रांत में द्वैध शासन की बात किया जाए तो ये क्या हुआ था कि 1919 में द्वैध शासन का कंसेप्ट लाया गया। और ये उस समय में जो लाया गया ये प्रांत में लाया गया था। तो प्रांत में द्वैध शासन सबसे पहली बार कब लाया गया? 1919 में। तो हमसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे द्वैध शासन कब लाया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो 1919 का अधिनियम था, इसमें लाया गया था क्या? प्रांतों में द्वैध शासन। और 1935 में क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन ले आया गया। तो ये प्रांत में द्वैध शासन लाने का तरीका क्या था, इसको समझते हैं हम। तो प्रांत में द्वैध शासन लाने का तरीका था क्या कि किसी भी प्रांत में क्या होता था कि दो सब्जेक्ट का लिस्ट बना दिया गया, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट मतलब रिजर्व सूची, और ट्रांसफर लिस्ट मतलब हस्तांतरित सूची। तो ये दो सूची बना दिया गया। तो ये रिजर्व लिस्ट पर कौन बना सकता था? केंद्र। और ट्रांसफर्ड लिस्ट पर कौन बना सकता था कानून? तो प्रांत। अवशिष्ट शक्ति जो था इसमें, ये गवर्नर जनरल के पास था। हमसे पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट शक्ति जो है 1919 अधिनियम के अंतर्गत कहाँ दिया गया था? तो गवर्नर जनरल के पास। हमसे पूछा जा सकता है कि कब जो है किस सब्जेक्ट को जो है रखा गया था इसमें आपका, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रांत बना सकता था कानून किस सब्जेक्ट पर? तो रिजर्व सब्जेक्ट या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या अवशिष्ट सब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर। चलिए एक चीज़ और था 1919 का, एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या था? बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो बात था, मतलब दो लेजिस्लेचर होगा, द्विसदनीय व्यवस्था जो था, जो अभी हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर का व्यवस्था जो किया गया था, ये 1919 में ही किया गया था। और ये कंटिन्यूएशन था। जैसे हम देखिए 1919 में किया गया था प्रांत में द्वैध शासन, इसको ख़त्म करके
केंद्र में लाया गया द्वैध शासन कब? 1935 में। इसी तरह से 1919 में बाईकैमरलिज्म भी लाया गया था, जो कि 1935 में भी कंटिन्यू रहा और अभी भी कंटिन्यू है लोकसभा राज्यसभा के रूप में। तो ये लाया कब गया था? 1919 में ही लाया गया था। हमसे अगर पूछा जाए बाईकैमरलिज्म कब लाया गया तो 1935 नहीं, 1919 में लाया गया था। सबसे पहले द्वैध शासन कब लाया गया? तो 1919 में लाया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया? 1935 में लाया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में पूछ रहा है, मतलब अभी नहीं। जिस समय में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय में कितना मौलिक अधिकार था? उस समय 7 मौलिक अधिकार था। तो जिस समय में बन के तैयार हुआ था उस समय में कितना मौलिक अधिकार था? 7 मौलिक अधिकार था। और अभी कितना है? अभी 6 है। तो अभी का अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? 6। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कब का पूछा गया था? वो पूछा गया था कि संविधान जब बना तब कितना था, तो ये 7 था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में। ये मौलिक अधिकार जो है ये बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को भी हम समझें। मौलिक अधिकार है भाग 3 में दिया हुआ, और ये भाग 3 जो है ये आर्टिकल 12 से 15 तक है। तो भाग 3 का आर्टिकल 12 से 15 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, और इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो मैग्ना कार्टा है ये यूएसए के का जो है मौलिक अधिकार का ये एक समझिए कि जो मौलिक अधिकार जो बनाया गया उसका जो एक तरह से हम समझे कि कंपाइलेशन जो था, तो उसको क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। जो मौलिक अधिकार का जो एक तरह से लिस्ट जो था वो क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। तो कहाँ था? यूएसए में। तो मैग्ना कार्टा इंडिया का क्या होगा? तो भाग 3 ही होगा, क्योंकि भाग 3 का जो पार्ट है वही डिस्कस करता है किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमसे पूछा जा सकता है क्या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार का कंसेप्ट देने वाला कौन था? यूएसए। समवर्ती सूची का कंसेप्ट देने वाला कौन था? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया था। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। अब बात करते हैं वाई कॉल्ड फंडामेंटल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान से इसको समझिए कि इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। सीधे राइट बोलते, सीधे हम अधिकार बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब फंडामेंटल कहने का क्या मतलब है, मौलिक कहने का क्या मीनिंग है, ये समझते हैं। तो मौलिक अधिकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक संविधान ही हमको दे दिया गया, मतलब गवर्नमेंट लॉ बना के कोई हमको अधिकार ये प्रदान किया गया, ऐसा नहीं है। संविधान के द्वारा ही हमको ये अधिकार दिया जा चुका है, इसलिए ये स्टार्टिंग से, इसलिए इसको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको प्रोवाइड करता है, इसलिए ये मौलिक अधिकार कहलाता है। दूसरा एक और रीज़न क्या है कि इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये जो है कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल है, मतलब ये अधिकार कोई कानून बना के गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है, और ये कोर्ट के द्वारा जो है इनफोर्सेबल है, मतलब कोर्ट में हम इसके अपने मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है हमको, और हम कोर्ट में जा सकते हैं, ये दो कारण से इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये एक वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पहले जो मौलिक अधिकार था वो 7 था, और अभी जो है वो 6 है। ये क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अभी कितना है, तो सॉरी पहले कितना था। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं पहले इसमें पूछा जा रहा था क्या कि पहले कितना था। देखिए तो पहले 7 था, ठीक है, तो पहले का पूछा गया था। अब बात करते हैं हम कि इसमें जो है एक चीज़ क्या हुआ कि ये पहले 7 था अभी 6 हो गया, ये क्या हुआ था, इसकी बात करते हैं। तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे कि क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन करके स्टेट लिस्ट में से 5 सब्जेक्ट को निकाल के कहाँ ले गया था, स्टेट लिस्ट जो था राज्य सूची से 5 सब्जेक्ट को निकाल के समवर्ती सूची में ले गया था। इसीलिए राज्य सूची जो पहले 66 था वो हो गया 61, और समवर्ती सूची जो पहले था 47 वो हो गया 52। इसी तरह से ये जो पहले था हमारा मौलिक अधिकार ये था 7, अभी 6 हो गया। कैसे हो गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। इसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया गया,
और संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया, 300 का क में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो अब हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो केवल 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो क्या है, अब वो कानूनी अधिकार है। कहाँ है, किस आर्टिकल में है वो, तो अब वो 300 का ए में है। क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तो 12 से 35 तक है, हम लोग देख चुके हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। तो यहाँ से हटा के उसको कहाँ ले गया, 300 ए में ले गया, और उसको इसके लिए वो मौलिक अधिकार हट गया। मतलब संपत्ति का अधिकार आज के समय मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित कौन नहीं था, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। गांधीवादी दर्शन पर आधारित, गांधीवादी दर्शन का मतलब क्या, गांधीवादी दर्शन का मतलब है ग्राम से रिलेटेड। तो जैसे इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, ग्रामीण उद्योग, कृषि, पशुपालन, ये सब क्या था, गांधीवादी दर्शन था। लेकिन मजदूर संरक्षण ये गांधीवादी दर्शन नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने की बात कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देगी। मतलब केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को अनुदान देती है, उसके लिए कौन सा जो आयोग है वो सिफारिश करता है। मतलब एक आयोग का गठन किया जाता है जो कि केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजता है कि जो है इस मतलब जो राज्य सरकार है उसको अनुदान देना है, कितना देना है, ये सब का डिसीजन जो होता है ये बात है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि फंड्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहले हम फंड्स थोड़ा समझ ले कि ये कौन सा बात बोल रहा है भाई, समेकित निधि ये होता क्या है। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो क्या होता है, नंबर 1 ये कहलाता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। ये जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है, समेकित निधि जो है, ये होता क्या है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया या समेकित निधि जो है ये होता है कि गवर्नमेंट जो है पैसा कलेक्शन कैसे करती है, वो टैक्स लेती है। केवल टैक्स से ही पैसा कलेक्शन होता नहीं, फी से भी होता है। मतलब टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों जो होता है, ये कन्फ्यूज़ नहीं करना है। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड मतलब यहाँ लिख देगा कि टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम। तो याद रखना, टैक्सेबल इनकम हो गवर्नमेंट का या नॉन टैक्सेबल इनकम हो, वो होगा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। मतलब समेकित निधि में दोनों आता है, टैक्सेबल भी और मतलब टैक्स से जो कलेक्शन होता है वो भी, और नॉन टैक्स वाला जो कलेक्शन है वो भी। टैक्स से कलेक्शन जैसे होगा इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो भी चीज़ है। और फी कलेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी फी लेती है गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का जो है, जैसे चालान के रूप में, या फिर जो है जैसे मान लीजिए किसी को पासपोर्ट बनाना है उसका फ़ी लिया, तो ये सब जो टाइप का चीज़ है ये कहलाता है फ़ी। मतलब नॉन, वो टैक्स तो नहीं ले रहा है। तो ये एक होता है टैक्स, एक होता है फ़ी। तो ये सब जो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों जो कलेक्शन है वो सब जितना आएगा जो कि रिफंड नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे वो टैक्स से कलेक्ट किया जाए या फ़ी कलेक्ट किया जाए, जो नॉन रिफंडेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर कुछ साल के बाद हमको लौटाना है पब्लिक को, ऐसा नहीं है। तो ये कहलाएगा क्या कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, समेकित निधि। अब है कि कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, इसमें होता है, इसको कहते हैं संचित निधि। संचित मतलब संचित करके रखा हुआ है आकस्मिक खर्चा के लिए। आकस्मिक खर्चा का मतलब क्या हुआ, जैसे अचानक कुछ आ गया, बाढ़ आ गया या कुछ ऐसा आ गया, तो उसके लिए क्या होता है, भूकंप आ गया, कुछ अचानक में हो गया। तो अब बताएं समेकित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या है। पैसा यही है, ये जो कंटिंजेंसी फंड है ये यही फंड है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ही है। मान लीजिए जैसे आदमी अपना पैसा का कुछ पैसा तो बैंक में रख देता है, कुछ पैसा पर्स में भी लेके चलता है ना। तो ये जो पर्स में लेके चलने वाला पैसा है ये समझ लीजिए कंटिंजेंसी फंड है, कहीं पर जरूरत पड़े तुरंत निकालो खर्च कर दो। लेकिन जो बैंक में रखा है उसके लिए तो प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा, जाना होगा, निकालने का एक प्रोसेस होगा, उसके थ्रू हम निकालेंगे फिर खर्च करेंगे। तो ये क्या होता है, प्रोसेस में अंतर क्या है ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है, कंटिंजेंसी फंड इसी का एक पार्ट है। जैसे इसमें बहुत सारा कलेक्शन हुआ, इसमें से क्या करता है,
500 करोड़ रुपया जो है वो रख दिया जाता है आकस्मिक खर्चा के लिए एक अलग जगह, इसको कहते हैं कंटिजेंसी फंड। अब ये अलग जगह क्यों रखा जाता है? क्योंकि आकस्मिक अगर है तो अचानक में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उसके लिए, जैसे हम लोग पर्स में रखते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, अब है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसमें क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जब पैसा खर्चा होगा तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अब बताइए, जब इसी में से इसको निकाला है तो इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। अंतर दोनों में क्या है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंटिजेंसी फंड के लिए पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं, इसमें क्या अंतर है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अगर पैसा खर्च करना है आपको तो पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, लेकिन जब कंटिजेंसी फंड इसी का जो एक अलग पार्ट है इसमें भी अप्रूवल ज़रूरी है, लेकिन अंतर यही है कि इसमें खर्च करने के बाद अप्रूवल चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 100 करोड़ रुपये हम अचानक में खर्च कर दिए, अब क्या होगा, पार्लियामेंट के पास हमको इसका सारा ब्यौरा देना पड़ेगा कि इसका हमारा यहाँ खर्च हुआ है। तो फिर क्या करेगा, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने पर क्या होगा, इसका 100 करोड़ कम होकर जो 400 करोड़ हो गया था, जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तो फिर से इसमें से 100 करोड़ आ जाएगा इसमें, और इसका 500 करोड़ अपना बना हुआ रहेगा। तो इसमें हम क्या देखें कि कंटिजेंसी फंड के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट बाद में उसको अप्रूव करती है। और इसमें क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड से मान लीजिए डायरेक्ट कुछ अगर पैसा निकालना, आकस्मिक नहीं है, कुछ और मद में खर्च करना है, इसमें केवल आकस्मिक मद के लिए होता है। कोई और मद में अगर खर्च करना है, भले वो 100 करोड़ ही क्यों ना हो, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर खर्च करना है तो पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए, मतलब पहले वो अप्रूवल करेगा उसके बाद ही वो निकलेगा। तो ये है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम समझ गए कंसोलिडेटेड फंड, समझ गए कंटिजेंसी फंड, समझ गए। पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स क्या है? तो पब्लिक अकाउंट्स होता है कि जैसे मान के चलिए हमारे पास जो है रिफंडेबल डिपॉजिट है, मान लीजिए पब्लिक का। रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब जैसे कि अगर गवर्नमेंट पैसा जमा लेती है पब्लिक का कि भाई आप पीएफ जमा करो मेरे पास, या कि किसान विकास पत्र में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो क्या वो पैसा तो गवर्नमेंट को फिर लौटाना है। तो जो लौटाने वाला पैसा है वो क्या कहलाएगा, पब्लिक अकाउंट्स कहलाएगा। तो ऑटोमेटिक है, वो तो पैसा लिया गया लौटाने के लिए ही, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो भारत सरकार का अपना पैसा तो है ही नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वित्त आयोग। मतलब वित्त आयोग एक ऐसा आयोग है जो कि सिफारिश करता है, मतलब एक अपना रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट वो पेश करता है किसके पास, तो वो राष्ट्रपति के पास देता है, और राष्ट्रपति फिर उसके हिसाब से जो है वो उसको पार्लियामेंट में पेश करता है, और फिर पार्लियामेंट जो है वो डिसीजन लेती है कि राज्य को कितना अनुदान देना है उसका अपना इनकम का। चलिए इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें तो वित्त आयोग की बात के बारे में हम समझ रहे हैं कि क्या है ये आखिर। तो वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल 280 में है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, मतलब संवैधानिक संस्था हो गया, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 280 में लिखा है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए नंबर एक बात की संवैधानिक संस्था हो गया, आर्टिकल नंबर हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल किस में है, 280 में है। चलिए अब बात करते हैं कि वित्त आयोग जो है ये जो 280 में लिखा है, तो ये क्या मन पे है कि बनाए चाहने बना, नहीं, ये कंपलसरी है, नहीं बनाना ही पड़ेगा। चलिए ओके, कंपलसरी है। अब बात करते हैं ये जब बनाया जाएगा तो ये अपना रिपोर्ट जो पेश करेगा उसको मानना कंपलसरी है, नहीं, बनाना, इसको बनाया जाएगा, वित्त आयोग एक गठन किया जाएगा, ये कंपलसरी है, हर एक 5 साल पे वित्त आयोग बनाया जाएगा, तो ये जो है अपना बनाया जाएगा, कंपलसरी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट पेश करेगा उसको माने ना माने ये कोई कंपलसरी नहीं कि उसका हर एक रिपोर्ट को मान ही लिया जाए। चलिए ये भी बात क्लियर होगा, मतलब फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो पहला बार जो है इसका गठन कब हुआ था, 1951 में गठन हुआ था, और केसी नियोगी इसका पहला अध्यक्ष था। तो केसी नियोगी, ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, पहला जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो केसी नियोगी था। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है इसका गठन कब किया गया था, 2017 में किया गया था। और अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां। कब गठन हुआ, 2017 में। अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। इसमें क्या होता है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के साथ में 4 सदस्य होता है, अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल मिला के 5 हो गया। कैबिनेट के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको अध्यक्ष जो बनाएगा, जैसे मान लीजिए अभी एनके सिंह को बनाया गया है, तो कैसे, राष्ट्रपति तो बनाता है, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो कैसे, कैबिनेट के सिफारिश पर।
तो कैबिनेट मतलब हो गया हमारा जो पार्लियामेंट का जो मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स और मेन अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री, तो उसके सिफारिश पर क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है। इसमें क्या है कि अब हम इस बात को समझ गए कि नियुक्ति कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितने सदस्य होते हैं, 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, तो NK सिंह है। गठन कब किया गया 15वां वित्त आयोग का, 2017 में, पहला 1951 में। और पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, KC नियोगी। किस आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में है, 280। अब बात करते हैं कि राज्य वित्त आयोग, जैसे हम केंद्र में देखें वित्त आयोग, वैसे राज्य में भी वित्त आयोग होता है। लेकिन राज्य में जो वित्त आयोग होता है वो 2 टाइप का होता है। एक विलेज के लिए वित्त आयोग, मतलब राज्य सरकार का जो आमदनी आएगा उससे विलेज में कितना दिया जाएगा, तो ये कहलाएगा विलेज का। और एक होगा टाउन का, मतलब जो ग्रामीण है वो और शहर है वो। मतलब राज्य में खर्चा के लिए 2 टाइप का वित्त आयोग बनाया जाता है। एक जो बनाया जाता है इसको राज्य वित्त आयोग कहते हैं। एक बनाया जाता है 243 आई के जगह पर, ये विलेज वाला है। और दूसरा है 243 का वाई के जगह पर, ये टाउन के लिए है। याद रखना बहुत आसान है, आई वाई एक जैसा चीज़ है, आई और वाई। और किसका आई है, तो विलेज में आई है तो इसका आई हो गया। तो 243 का आई में क्या है, विलेज के बारे में, और 243 का वाई में क्या है, टाउन के बारे में। मतलब कहने का वित्त आयोग बनाया जाएगा कि विलेज को कितना ग्रांट मिले राज्य सरकार के द्वारा, इसके बाद टाउन को कितना मिले उसके लिए बनाया जाता है। तो यही है 243 का आई और 243 का वाई के अंतर्गत गठन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम 15वां वित्त आयोग के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो इसका कार्यकाल क्या है। हम जो देखें कि 2017 में 15वां वित्त आयोग को लाया गया था, लेकिन इसका जो कार्यकाल होता है ये जब लाया जाता है उसी समय से चालू नहीं होता है। ये पहले क्या करता है, ये अपना एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट के समक्ष रखता है, उसके बाद आगे उसका डिसीजन लिया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो 15वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 2017 से स्टार्ट नहीं होता है, रिपोर्ट बनाता है, रखता है, उसके बाद चालू होता है। तो ये 2021 से 26 तक के लिए बनाया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये 2020-21 के लिए एक अलग बनाया गया था, कोविड का समय था उसके लिए। तो 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से ही एक्चुअली चालू है, क्योंकि 20-21 में भी उसी का रिपोर्ट पर काम हुआ। तो 20-21 और उसके बाद फिर अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो क्या है, 21 से 26 तक का कार्यकाल चल रहा है। किसका, 15वां वित्त आयोग का। जनसंख्या आधार पर जो है इसका 2011 का आधार माना गया है। मतलब जैसे 1971 का माना जाता था, वैसे इसमें क्या है 2011 का जो है जनगणना को जनसंख्या का आधार माना गया और इसको 15% वेटेज दिया गया है। मतलब अगर किसी जगह का जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर जो वेटेज है वो है 15%। मतलब जो इनकम है, जो मान लीजिए वित्त आयोग को जितना फंड बांटना है उसका 15% जनसंख्या के आधार पर वो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जिसका ज़्यादा जनसंख्या उसको तो ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो इसके लिए एक और चीज़ क्या किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण पर, ये पहला बार किया गया। कौन सा चीज़, मतलब इससे पहले ये चीज़ नहीं होता था। जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो है 12%, कि जिसका जनसंख्या मान लीजिए कम है तो उसको भी तो रिवार्ड मिलना चाहिए, तो उसको उसके लिए 12% दिया गया। जिसका कि जनसंख्या कम नहीं, जिसका जनसंख्या नियंत्रण मतलब क्या, जनसंख्या कम ज़्यादा मतलब ये रेट से मतलब है कि वृद्धि दर। तो कहने का मतलब जहाँ का जनसंख्या जो है ज़्यादा बढ़ रहा, ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब कहने का मतलब जनसंख्या का दर जो है वृद्धि में वो कमी देखा गया, तो उसके लिए 12% रखा गया है। जनसंख्या के लिए है 15% और नियंत्रण के लिए 12%। और ये आधार वर्ष माना गया है 2011। और अभी क्या है 41% जो है खर्चा जो है, जैसे गवर्नमेंट का जो इनकम आएगा तो राज्य को जो अनुदान दिया जाएगा ये 41% होगा। मतलब मान के चलिए 100 रुपया अगर आएगा गवर्नमेंट को तो उसमें 41 रुपया वो राज्यों को बांटेगा का मतलब उस सभी राज्यों को अलग अलग मिलता है, तो लेकिन टोटल उसका 41% जो है वो राज्यों में बटाएगा। पहले क्या था, यही 42% था। अगर हम बात करें 14वां वित्त आयोग में तो उसमें 42% रखा गया था। 15वां में 41%, चूँकि और बढ़ना चाहिए ना राज्यों का अनुदान, लेकिन ये कम कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इस समय क्या हुआ, इस समय में क्या होता है कि राज्य को जो 41% दिया, बाकी जो गवर्नमेंट अपने पास भी तो रखती है बहुत सारा खर्चा के लिए। इसमें क्या होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है।
तो उसके खर्चा के लिए क्या हुआ कि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बनाया गया, तो इसमें क्या हो गया कि 2 यूनियन टेरिटरी जब बना तो इसके लिए 1% जो है इसमें कम कर दिया कि भाई अब तो राज्य कम हो गया, तो अब उसी के बीच बांटना है, तो 41% रखा गया। और चूँकि इसमें क्या था कि 1% उसके मेंटेनेंस के लिए भी तो चाहिए होगा ना, गवर्नमेंट के पास तो रहना चाहिए, इसलिए अभी परसेंटेज को कम कर दिया गया। तो रीजन भी हम समझ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के कारण से पहले जो 42% अनुदान देता था वो अब 41% हो गया है। मतलब टोटल गवर्नमेंट का जो पार्ट आएगा इनकम, उसमें से 41 रुपया उसको राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आधार जो होगा, बहुत सारा पॉइंट्स है इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि जनसंख्या के आधार पर 15% और जनसंख्या नियंत्रण के लिए 12% वेटेज दिया जाएगा। और 2011 का ये जनसंख्या को आधार वर्ष माना है। और भी पॉइंट्स है इसमें, और 2021 से 26 तक इसका कार्यकाल है। तो इसका जो आंसर था हमारा वो क्या था, वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें क्लियर है कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहाँ है, अभी थोड़ा देर पहले हम देखें। अवशिष्ट शक्ति मतलब रेजिडुअल पावर, मतलब जो लिस्ट में नहीं है वो, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार। तो अभी तुरंत पढ़े एक क्वेश्चन मिल गया इसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो ये बात हो रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य महान्यायवादी जो है ये है। तो इसमें क्या, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है, तो मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, भारत का महान्यायवादी। ये कानूनी सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है भारत का। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि महान्यायवादी, ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्यायवादी कहते हैं, ये आर्टिकल 76 में है। मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है इसी को मुख्य वकील भी कहा जाता है। चाहे इसको मुख्य कानूनी सलाहकार कह लीजिए या इसको मुख्य वकील कह लीजिए। यह महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। इसका अपॉइंटमेंट जो होता है, इसका करता कौन है, प्रेसिडेंट। हम थोड़ा देर पहले देखे हैं फिनांस कमीशन के लिए उसका अध्यक्ष को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट। इसमें भी क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल को कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट। और इसमें भी सेम वही बात है कि ये प्रधानमंत्री और जो अपना मंत्री परिषद जो है उसका मंत्रिमंडल, तो कैबिनेट के सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा। किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। महान्यायवादी कहलाता है ये। और ये जो प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ही इसको हटा भी सकता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट है तो प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है ये, जब चाहेगा तो उसको हटाया भी जा सकता है। चलिए अब बात होता है हेल्पर की। तो ये हेल्पर में क्या होता है कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसके हेल्प करने के लिए रखा गया सॉलिसिटर जनरल को। और इस सॉलिसिटर जनरल को भी हेल्प करने के लिए रखा गया 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को। 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जो कि हेल्प करेगा किसका, सॉलिसिटर जनरल का। और सॉलिसिटर जनरल जो है वो हेल्प करेगा किसका, अटॉर्नी जनरल का। अब इसमें देखिए, अब बात करते हैं कि 28 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया था सबसे पहली बार। मतलब हम देखे थे कि 1951 में पहली बार किया गया था क्या, वित्त आयोग का गठन। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का गठन सबसे पहला बार कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और पहला जो इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था, MC शीतलवाड़। तो ये MC शीतलवाड़ सबसे पहला अटॉर्नी जनरल था। अब देखिए इसमें क्या है कि अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है, R वेंकट रमनी है। और ये बहुत VVI क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये जस्ट 1 अक्टूबर 2022 को आया है। मतलब कि ये हमारे लिए करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट है।
कि आर वेंकटरमनी जो है 1 अक्टूबर 2022 को आया है। क्या बना है ये? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना है। सबसे पहला कौन था? MC सीतलवाड़। अभी कौन है? RK वेंकटरमनी। सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इसको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है और ये पब्लिक का भी केस लड़ सकता है। मतलब जनरली जो होता है ये क्या होता है कि इसको कोई सैलरी, एक तरह से समझिए कि ये काम करता है गवर्नमेंट का वकील के जैसे, और ये जब काम करेगा तो उसका फीस लेगा। और दूसरा क्या होता है कि ये बाहर का भी काम कर सकता है, मतलब दूसरे किसी नॉर्मल पब्लिक का भी ये केस को लड़ सकता है, उससे भी वो फीस ले सकता है। इसको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है, इसको एक्चुअली हायर करके नहीं रखा हुआ, ये केस बेसिस पे काम है। तो कहने का मतलब पोस्ट बहुत बड़ा है लेकिन इसको सैलरी नहीं मिल रहा है, और इसको क्या होता है केस बेसिस पर, जो जब भी ये रिप्रेजेंट करेगा किसी केस को उसका ये फीस लेगा। और ये पब्लिक का भी केस लड़ सकता है सेम समय में, जिस समय में ये अटॉर्नी जनरल है उस समय में भी, पहले भी और उसके बाद में भी, और जिस समय में है उस समय में भी ये पब्लिक का भी केस लड़ सकता है। इसको कोई सैलरी नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब है आर वेंकटरमनी जो है वो किसका स्थान पर आया है? तो आर वेंकटरमनी जो है वो के वेणुगोपाल के स्थान पर आए हैं। तो हम देखें सबसे पहला कौन था? MC सीतलवाड़, ठीक है। उसके बाद अभी जो आर वेंकटरमनी है, और ये किसका स्थान लिए हैं? के वेणुगोपाल का। मतलब आर वेंकटरमनी से पहले कौन थे? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उसके जगह पर अभी RK रमनी को बनाया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं योग्यता का, किसको बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ऑब्वियसली ये कानून का जो है अधिकारी है, मतलब कानूनी सलाहकार है, वकील है, तो इसका जो योग्यता होगा वो सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बराबर होगा। अब बात करते हैं राज्य के बारे में कि राज्य में भी जो है वो राज्य का महाधिवक्ता होता है, और राज्य का जो महाधिवक्ता होगा उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो उसमें क्या होता है ये देखिए, राज्य का महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं। तो राज्य का महाधिवक्ता जो है वो है आर्टिकल 165 में। ये हमको ध्यान रखना है कि राज्य का अधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ये है आर्टिकल 165 में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये है आर्टिकल 169 के अनुसार राज्य में जो है विधानसभा क्रिएट या एबॉलिश किया जा सकता है। विधानसभा नहीं, विधान परिषद। तो ये राज्य में विधान परिषद जो है वो आर्टिकल 169 जो है क्रिएट और एबॉलिश किया जा सकता है। और ये क्या है? ये जो क्रिएट या एबॉलिश किया जाएगा तो ये कोई, जैसे मान लीजिए कि कभी इसको बनाया जा रहा है, मान के चलिए कि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है उसको बनाया, या किसी राज्य में विधान परिषद है उसको हटाया, तो ये हटाया या बनाया, तो ये चीज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं समझा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 में लिखा है। तो इसमें अगर हम किसी जगह पर विधान परिषद को बनाते हैं या उसको हटाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये संविधान में संशोधन नहीं कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज इन आर्टिकल 368। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको नहीं समझना है। और ये जो 169 है ये है क्या? ये है क्रिएट और एबॉलिश, मतलब कि समझ लीजिए कि इसको बनाना हो या हटा देना हो। किसी राज्य में अगर नहीं है, उसमें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद बनाना है तो उसके लिए हमारा 169 आर्टिकल हेल्प करेगा। अगर किसी राज्य में है उसको हटाना है तो भी 169 आर्टिकल हमारा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो है वो 6 अभी तक 6 स्टेट ऐसा है जहाँ की विधान परिषद है, और ये स्टेट है यूपी जहाँ की 100 है, बिहार जहाँ की 75 है, महाराष्ट्र 78 है, तेलंगाना 40 है, और आंध्र प्रदेश 58 है, और कर्नाटका 75 है। तो हम अगर देखें तो नॉर्थ वाले राज्य में यूपी और बिहार है जहाँ की विधान परिषद है, और इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। सबसे कम है कहाँ? तेलंगाना में 40 सदस्य वाला, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में 100 सदस्य वाला। क्या है ये? विधान परिषद है। अब बात करते हैं
स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट का कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं पर बनाना है या हटाना है तो उसमें क्या करना होगा, तो स्टेट जो इसको पास करेगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह का एक प्रस्ताव लाया गया, कौन सा प्रस्ताव, तो जैसे कि मान लीजिए कहीं का विधान परिषद बनाना है या हटाना है, तो उसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी जो होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए, मतलब विशेष मेजॉरिटी से ही जो है विशेष बहुमत चाहिए। किसके लिए चाहिए विशेष बहुमत, तो विधान परिषद बनाना है या हटाना है तो स्टेट जो अपना पास करेगा उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेट और सेंटर दोनों को पास करना पड़ता है। तो अगर स्टेट पास करेगा तो उसको विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो सेंटर में जाएगा अप्रूवल के लिए। जब वो अप्रूव हो जाएगा तब वो फाइनली विधानसभा बनेगा या हटेगा, विधान परिषद बनेगा या हटेगा। तो अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट जो है ये होता क्या। स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि टोटल मेंबर्स का जो मेजॉरिटी है, कहने का मतलब क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब विशेष जो है आपका मेजॉरिटी होना चाहिए। तो विशेष के लिए क्या होगा स्पेशल मेजॉरिटी के केस में कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर मान लीजिए 100 है, तो 100 में से 50 में मान लीजिए टोटल मेंबर है 100, तो 100 में से 50 मेंबर का मेजॉरिटी होना चाहिए। और ये क्या चीज़ के लिए हो रहा है समझ लीजिए, ये हो रहा है कि विधान परिषद बने कि हटे। तो ये कहाँ हो रहा है बातें, ये हो रही है विधानसभा में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि भाई ये हमको विधान परिषद बनाना है या हटाना है। तो ये जो बातें होगी इसके लिए क्या चाहिए होगा, मान लीजिए अगर 100 मेंबर है तो उसमें से 50 से ज़्यादा मेंबर, मान लीजिए 51 मेंबर को चाहिए कि आप जो है मतलब हटे चाह रहे हैं, ये उसके मत में होना चाहिए। प्लस एक खाली मान लीजिए 51 मेंबर है उससे भी नहीं काम चलेगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए। मान लीजिए 51 मेंबर तो है लेकिन प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 भी होना चाहिए, तभी ये होगा। मान लीजिए 51 मेंबर्स अगर मेजॉरिटी में है लेकिन वो 2/3 प्रेजेंट का नहीं है अगर, तब फिर नहीं हो पाएगा। तो 2/3 होना भी बहुत ही ज़रूरी है। मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए इसको क्लियर करते हैं, क्या कह रहा है ये कि ये दोनों होना ज़रूरी है, तब इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। दोनों होता है जब भी, हम बहुत सारे केसेस में पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी मतलब। तो इसमें क्या होगा कि ये विशेष मेजॉरिटी की बात होगी। तो इस समय में क्या होगा, जब विशेष मेजॉरिटी से किसी को पास किया जाता है कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या मतलब होता है, मान लीजिए अगर 100 है तो 100 में से 51 तो होना ही चाहिए, ये कह रहा है ये कि 51 होना चाहिए टोटल। अगर मतलब 100 है तो 51 तो होना ही होना चाहिए, ये कह रहा है पहला बात। दूसरा कह रहा है प्लस एक और चीज़ ध्यान देना होगा, क्या कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए टोटल ना है 100 लेकिन जिस समय वोटिंग हो रहा तो उसमें मान लीजिए 90 ही आया, तो 90 आया तो उसका 2/3 मतलब 60 होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर 90 प्रेजेंट है उसमें से 51 को वोट दे दिया, टोटल मेंबर है 100, तो पहला बात तो फुलफिल हो गया कि हाँ भाई 51 को मिल गया, ठीक है, मेजॉरिटी हो गया, बात खत्म। नहीं, जितना वोटिंग दिया उसका 2/3 होना चाहिए। तो नॉट लेस देन मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 60 से अगर 59 भी हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि 2/3 इसका होना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि प्रेजेंट है 80 गो, तो मान लीजिए या 60 गो प्रेजेंट है मान लीजिए, तो 60 गो प्रेजेंट है तो 2/3 क्या होगा, 60 गो अगर प्रेजेंट है तो 2/3 उसका हो जाएगा 40 गो, और यहाँ 51 को मिल गया तो हो गया जीत। तो इस तरह से हम समझते हैं कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तब जीत होता है। तो ये चीज़ कहलाता है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। तो ये था कंसेप्ट विशेष बहुमत का, जो कि बहुत जगह यूज होगा। जब भी विशेष बहुमत आएगा तो आप इस बात को दिमाग में समझ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हम पढ़े थे कि ये विधान परिषद को हटाएं कैसे और बनाए कैसे, इसका कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो क्या चीज़ होगा, तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है कि आर्टिकल 171 ये क्या कहता है। आर्टिकल 169 कह रहा था कि हटाना कैसे है और लाना कैसे है, मतलब कि कहीं अगर विधान परिषद नहीं है और कहीं बनाना है तो उसके लिए। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है कि मेंबर जो है वो कितना होगा। मान लीजिए विधान परिषद बनाए तो बनाने का तो मेंबर भी तो होना चाहिए ना, उसमें कितना रहे कितना नहीं रहे, तो ये देखना है। अभी तक टोटल कितना जगह विधान परिषद, 6 जगह है।
तो इसमें अब हम देखते हैं कि नॉट लेस देन 40, मतलब अगर कोई विधान परिषद बनाएगा तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम देखे थे इसमें तेलंगाना में कितना था 40, क्योंकि उससे कम रहेगा तो बनेगा ही नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40 होना चाहिए। और नॉट मोर देन 1/3 ऑफ जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जो आपका विधानसभा होगा जिसको लोगों ने चुन के भेजता है विधानसभा, और उससे फिर अब अगर विधान परिषद में मेंबर की बात करेंगे तो विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका जो है, एक एग्जाम्पल के लिए कि आपका 90 है, ठीक है, तो 90 है तो 1/3 क्या हो गया 60, तो 60 मेंबर आप रख सकते हैं। सॉरी 1/3 हो गया आपका, अगर मान लीजिए 90 है तो 1/3 हो गया 30, तो 30 मेंबर हुआ। तो अगर मान लीजिए किसी का लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 90 है तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि 90 अगर उसका लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो 1/3 तो 30 हो गया, और 40 से कम में बनेगा नहीं। तो मिनिमम कंडीशन है 40 होना चाहिए मेंबर, और 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वो चाहेगा कि नहीं हम बना ले, तो 1/3 से ज़्यादा वो रख ही नहीं सकता है, तो मतलब 30 से ज़्यादा वो रख नहीं सकता है, तो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कंडीशन है कि टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा, विधानसभा होगा, उसका 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर विधानसभा में है 300, तो विधान परिषद में 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं होगा, और 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। तो ये कहाँ लिखा है? ये है उसके मेंबर्स के बारे में कहाँ लिखा है? 171 में। हम देखें कि आर्टिकल 169 में क्या लिखा था कि विधान परिषद बनाना और हटाना के बारे में, और विधान परिषद में कितना मेंबर होंगे वो कौन बता रहा है? वो आर्टिकल 171 बता रहा है। अब एक छोटा सा बात यहाँ पर कर ले, जब मेंबर्स की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं कि 333 आर्टिकल जो है उसके बारे में। तो ये आर्टिकल है 333 आर्टिकल में क्या है कि विधानसभा में जो है वो कितना होगा। विधान परिषद के लिए तो हम लोग देख लिए, विधानसभा में कितना होगा, तो विधानसभा में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होगा। तो 60 और 500 के बीच में रहेगा विधानसभा में। अब बात करते हैं इसका इलेक्शन के बारे में कि जो MLC जो होगा, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसका MLC का चुनाव कैसे होता है। तो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए 12 मेंबर का चुनाव करना है, तो उसमें से क्या होगा 4 मेंबर जो है उसका चुनाव MLA करेगा। इसका मतलब है 12 में से 4 मतलब 1/3 हो गया। इस तरह से आप खुद ही कर लीजिएगा। टोटल मेंबर मान लीजिए 12 है, उसमें से 4 मेंबर कौन चुनेगा? 4 मेंबर MLA चुनेगा, जिसको लोग वोट दे करके भेजे हैं, MLA बनाए हैं। MLC के 4 पार्ट को तो वो चुनेगा। मान लीजिए 12 है तो उसमें से 4 मतलब 1/3 पार्ट हो गया। तो 1/3 पार्ट को कौन चुनेगा? MLA। 4 को MLA चुन लिया, 4 को म्यूनसिपालिटी और लोकल जो बॉडीज होगा डिस्ट्रिक्ट का वो चुनेगा। तो 4 MLA के द्वारा चुना गया, 4 लोकल बॉडीज के द्वारा चुना गया, एक जो है ग्रेजुएट जो होगा उसके द्वारा चुना जाएगा, और एक जो है वो टीचर के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन इसमें दोनों में कंडीशन है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होने के 3 साल के बाद वो चुन पाएगा, और टीचर होने के 3 साल के बाद। तो ये हो गया। तो MLA 4 हो गया, 4 MLA चुना, MLA जो है 4 को चुनेगा, म्यूनसिपालिटी जो है 4 को चुनेगा, ग्रेजुएट 1 को चुनेगा, टीचर भी 1 को चुनेगा। और ये टीचर जो है वो कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, और ग्रेजुएट जो है वो भी 3 साल एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल के, ग्रेजुएट होने के 3 साल के बाद ही, और ये टीचर बनने के 3 साल के बाद ही एलिजिबल होगा। इसके बाद देखते हैं हम, कम से कम मिडिल स्कूल का होना चाहिए। मान लीजिए प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो नहीं, मिडिल स्कूल का कम से कम टीचर होना चाहिए। और 2 जो है नॉमिनेटेड मेंबर होता है, जिसको नामित करता है कौन? गवर्नर। तो गवर्नर द्वारा 2 नामित होता है। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो मतलब हो गया 4/12, मतलब 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, और ये 1/6 हो गया क्योंकि 2/12 हो गया। तो इस तरह से इसका चुनाव का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम अभी देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था अनुच्छेद 169। हम अनुच्छेद 169 को बढ़िया से देखें। हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, टाइम इसमें ज़्यादा लगने के कारण से
आप लोग सजेस्ट कीजिए कि कैसे बनाना ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से बनाने से क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट देने का मतलब ही यही होता है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करता है और उसको हमको समझना होता है। एकदम जस्ट वही क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसलिए टाइम तो इसमें लग जा रहा है, लेकिन ये इस तरह से अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाए टेस्ट को, तो फिर बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा और एग्ज़ाम निकालना और आसान होगा। तो आप लोग बताइए किस तरह का वीडियो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहा तो ये, नहीं तो केवल आंसर्स बताते हुए जल्दी जल्दी बनाना ज़्यादा अच्छा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।